फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी हाल में भारत और अमेरिका के बीच एक वार्ता हुई है और इस वार्ता के दौरान एक समझौता हुआ है जिसे बेका कहा जा रहा है। तो इस समझौते के बारे में आज के करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो बेका समझौता है, इसकी जानकारी को मैंने 7 से 8 एडिटोरियल्स को पढ़ के जुटाया है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इससे संबंधित सभी कवर हो जाएंगी। तो समझते हैं। देखिए, एक सेंटेंस से हमारा जो पूरा ये टॉपिक है, इसकी एक सेंटेंस से शुरुआत हुई है। और देखिए, मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि एक आंसर की तरह ये बन जाए, यानी कि जैसा किसी यूपीएससी के एग्जाम में आंसर दिया जाता है, उस तरह का ये आपका टॉपिक तैयार हो जाए। तो दुनिया बहुध्रुवीय हुई है और कहीं ऐसा ना हो कि एशिया एक ध्रुवीय हो जाए। इसलिए चीन की आक्रामकता को रोकना जरूरी है, उसे नहीं रोका गया तो उसका सीधा असर भारत पर होगा। देखिए, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या है। एक समय दुनिया में दो ध्रुव थे। एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका था। उसके बाद क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो दुनिया में एक ही ध्रुव हो गया और दुनिया एक ही ध्रुवीय हो गई। यानी कि केवल अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश थे, जैसे कि नाटो की शक्तियां हो गई, यानी कि यूरोप वाले देश, तो इनका पूरे विश्व पर शासन चलने लगा। इसे कहते हैं एक ध्रुवीय दुनिया का हो जाना। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत जैसी अन्य बहुत सारी शक्तियां जो हैं विश्व पर उभरी, विश्व में दिखाई दी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दुनिया है वो बहुध्रुवीय हो गई, यानी कि अब किसी एक शक्ति का शासन नहीं रह गया, बल्कि बहुत सारी शक्तियां दुनिया में सामने आई। पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब एशिया में क्योंकि चीन की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में तो बहुत सारी शक्तियां हैं, दुनिया तो बहुध्रुवीय है, लेकिन एशिया एक ध्रुवीय हो जाए, यानी पूरे के पूरे एशिया में चीन की शक्ति जो है फैल जाए, चीन का एक तरह से कब्जा हो जाए। तो इस चीज को रोका जाना है। तो चीन की जो आक्रामकता है इसको रोकना जरूरी है। अगर उसे रोका नहीं गया तो इसका असर जो है भारत पर होगा। भारत जाहिर सी बात है चीन का पड़ोसी देश है, एशिया का एक प्रमुख देश है। तो अगर एशिया के ऊपर किसी एक ही शक्ति का शासन चलने लगता है तो निश्चित रूप से भारत को इसका नुकसान उठाना होगा। अब देखिए, जो भारत और अमेरिका के बीच वार्ता हुई है, इसे कहा जाता है 2+2 वार्ता। तो 2+2 वार्ता भारत अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में आयोजित की गई। तो इसमें भारत के और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है, जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए मंच प्रदान करता है। यानी एक उच्च स्तर का ये एक तंत्र है, जिसके अंतर्गत किन चीजों के ऊपर बात होती है, सुरक्षा के ऊपर बात होती है भारत अमेरिका के बीच, रक्षा क्षेत्र के ऊपर बात होती है, और भारत अमेरिका के बीच किस तरह से रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाया जा सके, कैसे ये दोनों देश मिलकर एक दूसरे के हितों के पक्ष में काम कर सके, इसके ऊपर भी बातचीत होती है। तो 2+2 वार्ता जो है, पहले जो है दो बार हो चुकी है, एक बार 2018 में, दूसरी बार 2019 में, और इस बार 2020 में ये वार्ता अभी हाल में फिर से हुई है। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की जाती है, और ये सारे देश देखिए हमारा जो क्वाड है उसके भी मेंबर हैं। तो सैन्य, अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो 2+2 वार्ता हुई, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पे देख ली कि ये क्या है, किन किन देशों के साथ होती है। अब देखते हैं कि अभी जो 2+2 वार्ता हुई है इससे हमें क्या आउटपुट मिले, क्या परिणाम मिले। तो सैन्य डाटा साझा करने और भारत को क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक देने को लेकर बनी सहमति वाला बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, इसका नाम याद रखिएगा। चौथा रक्षा समझौता है। तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, बेका। तो बेका इसे शॉर्ट में कहा जाएगा। फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। और इसके तहत क्या होगा, देखिए पहली बात कही गई है कि सैन्य डेटा साझा किया जाएगा। कौन सा सैन्य डेटा अभी हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही भारत को क्रूज और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं इसकी तकनीक भी दी जाएगी। दो चीजें हमें मिल रही हैं, एक तो सैन्य डेटा और दूसरा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की तकनीक। यह उन चार बुनियादी यह का मतलब है बेका। तो बेका जो है उन चार बुनियादी समझौतों में से अंतिम है, जो रक्षा रिश्तों में गहराई लाने से संबंधित है। यानी कि भारत के, ये नीचे तीन और अभी हम लोग देखेंगे, भारत के कुल अमेरिका से चार ऐसे समझौते हैं जिसके तहत हम अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में से एक बेका भी है। बीईसीए भारत, यानी कि बेका भारतीय सेना को अमेरिका के स्थलीय,
समुद्री और हवाई डेटा तो मुहैया कराएगा ही, साथ ही अमेरिका रक्षा विभाग के सैटेलाइट नेटवर्क की बदौलत भारत लंबी दुनिया की चुनिंदा मिसाइल शक्तियों में भी शामिल हो जाएगा। आप देखिए हमें क्या क्या फायदा हो रहा है। एक तो हमें स्थलीय है, समुद्री है, हवाई डेटा है, ये सब मिल जाएगा। इसके साथ ही जो अमेरिका का रक्षा विभाग का अमेरिकी रक्षा विभाग का जो सैटेलाइट नेटवर्क है, उसकी हमें सहायता मिलेगी, जिससे कि हम लंबी दूरी तक अपनी मिसाइलों को भेज सकेंगे। यानी कि विश्व की कुछ ही ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत लंबी दूरी तक मिसाइल से मार कर सकती हैं, और हम भारत जो है उसी में एक बन जाएंगे, उन्हीं देशों में से एक बन जाएंगे, क्योंकि हमें अब जो अमेरिका का रक्षा विभाग है ये टेक्नोलॉजी देगा। दोनों देशों की सेनाओं में समन्वय इस कदर मजबूत होगा कि आपसी युद्धाभ्यास की गुणवत्ता पर इसका गहरा और सकारात्मक असर पड़ेगा। देखिए हर जो कह लीजिए सहयोगी देश होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रक्षा अभ्यास किया करते हैं। तो इन रक्षा अभ्यासों के ऊपर भी बहुत सकारात्मक, बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा इस समझौते का, क्योंकि अब दोनों देश एक दूसरे के साथ जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसको साझा कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसने दोनों देशों को क्षेत्रीय सहयोग या क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर सहयोग करने में मदद मिलेगी। यानी कि इससे क्या है कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा के हमारे मसले हैं, उसके ऊपर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। अब इसमें देखिए अन्य तीन कौन से समझौते हैं। पहला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। देखिए हम लोगों ने ऊपर कहा था कि चार टोटल समझौते हुए हैं रक्षा क्षेत्र से संबंधित अमेरिका और भारत के। तो उसमें से पहला तो हो गया बेका, और बाकी तीन कौन से हैं, तो पहला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे लेमोआ कहते हैं। दूसरा है संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, जिसका नाम है सीओएम कॉम कासा करके है। और तीसरा है सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, जीएसएमआईए। तो कुल मिलाकर, और चौथा यहाँ पे अगर बेका भी लिख दें, तो कुल मिलाकर ये चार समझौते हमारे अमेरिका के साथ हो गए। अब देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि रक्षा क्षेत्र में अमेरिका और भारत एक दूसरे के सबसे करीबी सैन्य साझेदार बन गए हैं। वर्तमान में अमेरिका और भारत एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं सैन्य साझेदारी में। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तीसरी 2+2 वार्ता का महत्व बहुत बढ़ जाता है, यानी बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है 2+2 वार्ता। यानी इस वार्ता की पृष्ठभूमि में तीन बातें हैं। पहला देखिए, चीन भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव है, यानी चीन और भारत के बीच में जो लद्दाख क्षेत्र है उसमें एक तनाव की स्थिति है। दूसरी बात है, चीन का आक्रामक रुख देखा जा रहा है एशिया के देशों में। एशिया में चीन अपनी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी चीज है कोविड-19 महामारी का वैश्विक दुष्प्रभाव, जिसमें कहीं ना कहीं चीन की जो गलतियां हैं उसका भी प्रभाव है। तो इन चीजों को देखते हुए अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो हमारा बेका समझौता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। अब देखिए बीका समझौता जो है या बेका जो समझौता जो है, कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले 2002 में, यानी कि ये जो लंबे समय से हमारे अमेरिका से में सुधार हो रहा है, उसका एक कह लीजिए अंतिम परिणाम मिला है हमें बीका के रूप में। लंबे समय से हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधार रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले साल 2002 में दोनों देशों के बीच सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक करार या संबंध हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ था और उसे भारत जैसे देशों की जरूरत थी। तो 2002 में सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान पे हमारा अमेरिका से एक करार या एग्रीमेंट हो गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि अमेरिका आतंकवाद से निपटना चाहता था और उसके लिए उसे भारत जैसे देशों की जरूरत थी। इसके बाद 2016 और 2018 में रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित दो और समझौते हुए, जिन्हें अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। बीका फिर इसी कड़ी का एक करार है, यानी बीका इसी कड़ी में आगे का एक समझौता है। इस करार के बाद अब भारत को अमेरिका से अति संवेदनशील सूचनाएं, देखिए यहाँ पे बीका के बारे में आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें पता चल जाती हैं कि बीका से हमें क्या क्या फायदा होगा। तो अब भारत को अमेरिका से अति संवेदनशील सूचनाएं, डाटा, नक्शे आदि मिल सकेंगे। ऐसी तमाम गोपनीय सूचनाएं और जानकारियां होती हैं जिनके अभाव में हम दुश्मन के ठिकानों तक मार नहीं कर पाते। तो अब हम ऐसा कर पाएंगे। अगर हमारे पास जटिल भौगोलिक इलाकों के नक्शे और जानकारियां हो, तो दुश्मन का मुकाबला करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब ये हमें जटिल भौगोलिक इलाकों के नक्शे और जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। इस करार के तहत युद्ध के दौरान अमेरिका अपने उपग्रह से मिलने वाले आंकड़े और तस्वीरें भारत के साथ साझा करेगा। आज भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां भी
सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बन गई हैं। यानी कि जो हिंद महासागर में आपने देखा है, चीन जो है लगातार श्रीलंका में बंदरगाह बना रहा है, पाकिस्तान में बंदरगाह बना रहा है, सीपेक की बात कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की इसकी नीति है, यानी कि मोतियों की माला एक बना रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है हिंद महासागर में चाइना। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच नए रक्षा करार से दोनों देश इस क्षेत्र में चीन के प्रसार को रोकने के लिए काम करेंगे। देखिए, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं पोम्पियो, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसमें भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है और भारत तथा ईरान के बीच संयुक्त उपक्रम वाले चाबहार बंदरगाह को भी प्रतिबंधों से छूट देने की इच्छा जताई है। देखिए क्या है कि ईरान और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं और भारत का क्या है कि भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को स्थापित कर रहा है, चाबहार बंदरगाह बना रहा है। तो ऐसे में अमेरिका क्या चाहता है कि अधिकतर देश अपने ईरान के साथ जो संबंध है उसको खत्म करें। लेकिन भारत को इससे वो छूट दे रहा है क्योंकि भारत के लिए चाबहार बंदरगाह बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो ये भी बताता है कि ट्रंप प्रशासन या फिर अमेरिका के लिए भारत का महत्व बहुत ज्यादा है। अब देखिए, आप जब अपना आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको उसे मल्टी डायमेंशनल बनाना होता है और चीजों की भी चर्चा करना होती है। तो उसी के संदर्भ में एक पॉइंट हम लोगों ने ये देख लिया कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध कितने महत्वपूर्ण है कि भारत जो है ईरान में चाबहार बंदरगाह वगैरह बनाने के लिए जो अमेरिकी प्रशासन है वो कुछ छूट दे रहा है प्रतिबंधों से। उसके साथ ही दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम लोग क्वाड की बात करें तो देखिए क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है एक साथ आए हुए हैं, यानी इन चार देशों से मिलके ये संगठन बना है जिसे हम लोग क्वाड कहते हैं। तो क्वाड के जब विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना है उसको भी हम लोगों ने आमंत्रण दिया, भारत ने आमंत्रण दिया कि आप भी आकर मालाबार युद्धाभ्यास जो हमारे यहाँ होता है उसमें हिस्सा लें। अब देखिए, भारत और अमेरिका दोनों ही मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के पक्ष में हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक एक व्यवस्था कायम हो और समुद्री व हवाई मार्गों से आने जाने में कोई रोक टोक ना हो। यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को भारत और अमेरिका ऐसा चाहते हैं जहां पे किसी एक देश का शासन ना हो, किसी एक देश का दबाव ना हो, बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उसके मुताबिक व्यवस्था चले और समुद्री और हवाई मार्गों से किसी भी देश के एरोप्लेन हो गए या समुद्री जहाज हो गए वो आ जा सके, उसके ऊपर कोई देश जो है प्रतिबंध ना लगाए। ऑस्ट्रेलिया को नवंबर में मालाबार कवायद के लिए आमंत्रित करना हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। अब देखिए, हम लोग कंक्लूजन में कुछ अपने सुझाव दे देते हैं। नेपाल के साथ रिश्ते हमारे अभी हाल में खराब हुए हैं, श्रीलंका के साथ भी कुछ कमजोरी आई है क्योंकि भारत ने श्रीलंका को जो कर्ज राहत देना थी उसके अनुरोध को मानने में कुछ देरी की। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम के लेके बांग्लादेश के साथ भी कुछ तनाव बढ़ा है। भारत अमेरिका के साथ करीबी का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर आतंकी समूहों का समर्थन रोकने का दबाव भी अभी उतने अच्छे से नहीं बना पाया है। तो ऐसे में हमको ठीक है कि हम भारत जो है अमेरिका वगैरह के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है, ये बात अच्छी है। लेकिन अब हमको पड़ोसियों से भी अपने संबंधों को एक बार फिर से बेहतर बनाना होगा। देखिए, अब एक छोटी सी न्यूज और है। तो आप जानते हैं कि भारत में 35A एक धारा थी जिसको निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 35 है भारत के संविधान का एक हिस्सा था जिसको अभी हाल में निरस्त कर दिया गया है। अब इसके बाद अभी हाल में ही देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में भूमि प्रतिबंधित मामलों को नियंत्रित करने के लिए नए नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके माध्यम से अब कोई भी भारतीय नागरिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। यानी कि पहले क्या था, कोई भारतीय नागरिक अगर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहता तो इसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक नया नियम ला दिया है, एक नया नियम अधिसूचित कर दिया है और अब से क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में गैर कृषि भूमि को खरीद सकता है। तो नए कानून के माध्यम से जम्मू कश्मीर की भूमि पर स्थायी निवासियों के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। पहले जो स्थायी निवासी थे जम्मू कश्मीर के, वही वहां पर जमीन को खरीद बेच सकते थे। जम्मू कश्मीर के बाहर निवास करने वाले आम लोग और निवेशक सभी जम्मू कश्मीर में भूमि अब खरीद सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि यहाँ अपवाद स्वरूप कृषि योग्य भूमि को शैक्षिक एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की स्थापना हेतु तो प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर कृषि की भूमि है तो आप उसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, मकान नहीं बना सकते, यानी कि गैर कृषि प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन
अगर आपको स्कूल खोलना है या अस्पताल खोलना है, तो ऐसा आप इस जमीन कृषि भूमि पे भी आप स्कूल और अस्पताल खोल सकते हैं। फाइनली देखिए, नए प्रावधान के तहत कोर कमांडर के पद से ऊपर के पद पर कार्यरत सेना का कोई अधिकारी राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र को सामरिक क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है, जिसका उपयोग केवल सशस्त्र बलों द्वारा परिचालन और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। यानी कि देखिए, सेना में अलग अलग रैंक होती है। तो जो कोर कमांडर की रैंक होती है, तो कोर कमांडर से ऊपर की रैंक का कोई अधिकारी अगर चाहे, तो जम्मू कश्मीर के किसी क्षेत्र को कह सकता है कि अब से ये सामरिक क्षेत्र होगा। और सामरिक क्षेत्र का मतलब होगा कि उस क्षेत्र में केवल सशस्त्र बल जो है परिचालन और प्रशिक्षण करेंगे, यानी कि वो पूरा क्षेत्र एक तरह से कह लीजिए जो हमारी सेनाएं हैं उसके हाथ में चला जाएगा।